हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद प्रतिभा मैम। आप देख रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण तत्व जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। सारी भर्ती परीक्षाएं, चाहे आप कोई भी भर्ती परीक्षा दें, इसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके लिए लाई हूँ जो एक ही जगह एक ही वीडियो में आपको मिल जा रहा है। तो लेट स्टार्ट आवर वीडियो। पॉइंट देखते हैं। पंथ निरपेक्ष शब्दावली को संविधान की उद्देशिका में 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। तो संविधान संशोधन में कब 42वें संविधान संशोधन में संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्दावली को प्रयोग किया गया। कब किया गया? 1976 में। तो अब बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूज हो जाते हैं, याद ही रहता है। तो आप यहाँ से इस ट्रिक द्वारा याद कर सकते हैं कि 42 4 + 2 इक्वल टू होता है 6। तो यहाँ पे लास्ट में दिया है 76। तो हमारा पंथ निरपेक्ष कब हुआ था? तो पंथ निरपेक्ष हुआ था 76 में, लास्ट 6 आया है। तो आप इसे याद कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इस पॉइंट से, इस ट्रिक से याद कर लेंगे कि कब हुआ था 42 यानी कि 1976 में, यानी कि 42 4 + 2 या 6 इस संविधान संशोधन में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। अब समाजवाद और अखंडता शब्द भी जोड़ा गया है संविधान की उद्देशिका में। तो ये कब जोड़ा गया? ये भी जोड़ा गया है 42वें यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो 76 कैसे जोड़ेंगे? 6 है, 6 को कैसे जोड़ेंगे? 6 को करेंगे 4 + 2 = 6। इतना आसान है, याद कर लेंगे 1976 में। अब देखते हैं उद्देशिका शब्द। उद्देशिका में प्रयुक्त गणतंत्र का तात्पर्य है गणतंत्र यानी लोगों का तंत्र। राज्य का, भारत का राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा, यानी कि भारत का जो राज्य है, राज्य का अध्यक्ष है, वो जो भारत पर राज करेगा, भारत पर शासन करेगा, वो वंशानुगत यानी कि वंश के अनुसार नहीं चलेगा। जैसे कि इंग्लैंड में है, जैसे बहुत जगह ऐसा है कि वो राजा जो होता है, जो उस देश का प्रमुख होता है, उसका पुत्र वही बनेगा वहाँ का शासक, फिर उसका पुत्र भी उसका शासक बनेगा। दूसरा कोई वहाँ पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन भारत में है कि वो उसका वंशानुगत नहीं होगा। आप वंश के अनुसार अपने अगले राजा को नहीं चुन सकते। यहाँ पे गणतंत्र है, यानी कि लोगों द्वारा चुना गया तंत्र है। संविधान का उद्देश्य, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लोगों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय, विचार, मत, विश्वास तथा धर्म की स्वतंत्रता, पद एवं अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता के लिए बंधुत्व को प्रदान करना है। संविधान का उद्देश्य क्या है? लोगों को क्या करना है? सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय देना है, विचार, मत, विश्वास तथा धर्म की स्वतंत्रता भी देना है, पद और अवसर की भी स्वतंत्रता देना है, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता के लिए बंधुत्व को भी प्रदान करना है संविधान का उद्देश्य। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है? तो हाँ, किया जा सकता है। ये निर्णय कौन दिया है? उच्चतम न्यायालय ने दिया है। और ये भी पूछा जा सकता है कि संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है कि नहीं है? तो संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों संविधान के तत्व हैं। भारतीय संविधान में संघात्मक भी है और एकात्मक दोनों तत्व हैं, और यह सामान्यतः संघात्मक संविधान के रूप में कार्य करता है और विशेष परिस्थिति में एकात्मक संविधान के रूप में कार्य करता है। तो भारत का संविधान जो है संघात्मक, एकात्मक दोनों है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि भारत का संविधान जो है संघात्मक और एकात्मक दोनों तत्व इसमें है।
तो हाँ, और यह जो है सामान्य रूप से मतलब नॉर्मली ये संघात्मक रूप में कार्य करता है, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति आ गई, कोई विशेष कार्य आ गया तो ये एकात्मक रूप में संविधान कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोफेसर हेयर के अनुसार भारत का संविधान अर्ध संघीय संविधान है। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे पोस्ट क्वेश्चन कि किसके अनुसार भारत का संविधान अर्ध संघीय संविधान है। तो प्रोफेसर हेयर के अनुसार। आइवर जेनिंग्स के अनुसार भारत के संविधान में केंद्रीयकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान में केंद्रीयकरण की सशक्त प्रवृत्ति किसके अनुसार है। तो आइवर जेनिंग्स के अनुसार है। संविधान के प्रवर्तन के समय भारत में 4 वर्ग अ, ब, स, द के राज्य थे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भारत संविधान के प्रवर्तन के समय भारत में कितने वर्ग थे, कितने वर्ग के राज्य थे। तो भारत में 4 वर्ग के राज्य थे, अ, ब, स और द। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब यहाँ पर देखिए कि क्या है कि 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा राज्यों के 4 वर्ग को समाप्त कर दिया गया तथा संघ में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 7वें संविधान संशोधन 1956 को यानी कि 1956 द्वारा जो 4 वर्ग थे अ, ब, स, द को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पे क्या किया गया, संघ में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 4 वर्ग को कब समाप्त किया गया, तो 1956 में। अब कब संविधान में, तो 7वें संविधान में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा तो यहाँ से ये भी समझ में आता है कि 7वां संविधान संशोधन यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब हुआ था, 1956 को हुआ था। भाषाई आधारों पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। भाषाई मतलब आधार पे यानी कि भाषा के आधार पे, कोई कन्नड़ बोलता है तो कन्नड़ उसको राज्य के पास उसको गठन उसको सारे उस राज्य में शामिल कर दिया। कोई मलयालम बोलता है तो उसको मलयालम में शामिल कर दिया गया। भाषा के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो वर्तमान समय में भारत में 29 राज्य और 7 संघ राज्य क्षेत्र हैं। तो ये पॉइंट गलत है क्योंकि अब जो है ये संघ राज्य और भारत राज्य और संघ राज्य चेंज हो गया। इसको आप थोड़ा संशोधन कर लेंगे। वर्ष 2014 में गठित भारत का 29वां राज्य तेलंगाना है। तो 2014 में जो गठित भारत का 29वां राज्य था वो था तेलंगाना। वर्ष 2000 में नए 3 गठित राज्य हुए हैं, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड। और इस समय तो हो गया है जम्मू कश्मीर भी राज्य हो गया है। तो ये थोड़ा इस पॉइंट को आप देख लेंगे, ये पॉइंट गलत होगा। आप पॉइंट को इसको थोड़ा नया पॉइंट में इसको संशोधन हो गया है, इसको हम देखेंगे, इसको हम बाद में देखेंगे। अब देखिए क्या हुआ है, नए राज्यों को गठित करने या विद्यमान राज्यों के नामों सीमा परिवर्तन आदि का अधिकार किसके अधिकार में है, संसद में है। अगर राज्य का गठन हो रहा है या फिर जो राज्य पहले से है उसका नाम में परिवर्तन या उसके सीमा में परिवर्तन, किसको अधिकार प्राप्त है, ये संसद को अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट क्या है, नए राज्यों को गठित करने या विद्यमान राज्यों के नामों सीमा परिवर्तन आदि की कार्रवाई राष्ट्रपति द्वारा प्रारंभ की जाती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्रवाई किसके द्वारा प्रारंभ की जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा प्रारंभ की जाती है। और राष्ट्रपति ऐसा करने से पूर्व संबंधित राज्य के विधानमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रयास करता है। राज्य विधानमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने या ना प्राप्त करने दोनों की स्थिति में कार्रवाई प्रारंभ कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन की कार्रवाई तभी प्रारंभ की जा सकती है जब उस राज्य के विधानमंडल द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया जाए। तो अब तो ये इसका संशोधन हो चुका है, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये उतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है।
भारत संविधान में नागरिकता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में नागरिकता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है और नागरिकता संबंध में अनुच्छेद 5 से 11 तक का प्रावधान किया गया है। तो नागरिकता के संबंध में अनुच्छेद 5 से 11 तक का प्रावधान किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनुच्छेद कितने से नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है, तो 5 से 11 तक के। और संविधान में नागरिकता शब्द को परिभाषित किया गया है? नहीं परिभाषित नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में किए गए प्रावधानों के अनुसरण में संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया है? 1955 में। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 11 में। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है, अपनी इच्छा से अगर कोई विदेशी राज्य बनकर नागरिक बन जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। खुद वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा, क्योंकि वो दूसरे राज्य का, विदेशी देश का नागरिक हो गया है। भारत में जन्म से वंशक्रम द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा तथा अर्जित भूभाग के सम्मिश्रण द्वारा नागरिकता प्राप्त की जाती है। भारत में परित्याग द्वारा दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करने के द्वारा तथा केंद्रीय सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित किए जाने पर किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता कब समाप्त हो जाती है? कि भारत को परित्याग करता है, या दूसरे देश का नागरिक बन जाता है, या केंद्रीय सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है, तो ये कोई भारतीय जो होता है नागरिकता उसकी समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान के भाग 3 में, किसमें? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में उन अधिकारों तथा संरक्षणों का वर्णन किया गया है जो व्यक्तियों के लिए मूलभूत है। मूलभूत अधिकार का वर्णन किया गया है जो व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। किस संविधान के किस भाग में? तो भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 में। आगे देखते हैं। संविधान के अनुसार कुछ पद केवल भारतीय नागरिकों के लिए आरक्षित है। ये एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ ऐसे पद हैं जो केवल भारत के नागरिक ही उस पद पर रह सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति के पद पर कोई भी विदेशी नागरिक नहीं रह सकता है। उपराष्ट्रपति का पद, इस पद पर भी कोई भी भारत का विदेशी नागरिक भारत के इस पद पर नहीं रह सकता है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पद, अगर उच्चतम न्यायालय के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, जज हैं, उनके पद पर भी कोई विदेशी नागरिक नहीं रह सकता है। महान्यायवादी के पद पर भी कोई भी ये नहीं रह सकता है विदेशी, या राज्यपाल का पद हो, या महाधिवक्ता का पद हो, या महाधिवक्ता के पद पर हो, या राज्यपाल के पद पर, कोई भी इन पदों पर भी विदेशी नागरिक नहीं रह सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान के प्रवर्तन के समय संविधान द्वारा 7 प्रकार के मूल अधिकारों का प्रत्याभूत किए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया और संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो पूछा जा सकता है कि किस अधिकार को हटा दिया गया है मूल अधिकार में से? तो संपत्ति के अधिकार को। और कब हटाया गया है? 44 यानी कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा। इसी के साथ ये हम लोग का ये पॉइंट, इस वीडियो में इतना ही पॉइंट रहते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए पॉइंट के साथ, भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। आप इस मेरे वीडियो बने रहेंगे, मेरे चैनल पर बने रहिएगा। अगर आप नए हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मैं हो चुकूँ मोटिवेट और आपके लिए और अच्छा वीडियो लाऊं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में।